जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम दिव्यांश नांदेव है। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिंदगी जीना एक फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 21 के हिसाब से राइट टू लिव लाइफ विथ डिग्निटी हमारा और आप सभी का एक मौलिक अधिकार है। लेकिन अगर वही जिंदगी किसी मशीन पर टिकी हो तो ये किस तरह की जिंदगी मानी जाएगी? और इसी तरह का सवाल आज सुप्रीम कोर्ट के सामने आया है। और सुप्रीम कोर्ट के सामने जब यह सवाल आया तभी सुप्रीम कोर्ट में पैसिव यूथानेशिया और हरीश राणा केस से संबंधित बातों पर चर्चा की गई है। आप इमेजिन करिए एक ऐसा परिवार जिसका एक बड़ा बेटा देखा जाए किसी एक हेड इंजरी के कारण लगभग 13 साल से बेड रिटर्न है, और उनके परिवार वाले हमेशा यही सोचते रहे कि कल रिकवरी होगी, परसों रिकवरी होगी, और ये सोचते सोचते उनको 13 साल हो गए। 13 साल तक मात्र एक मशीन के माध्यम से उनने अपने बेटे को जीवित रखा, और आज उन्हीं के परिवार सदस्य उसी बेटे की इच्छा मृत्यु की डिमांड कर रहे हैं। लेकिन ये जो इच्छा मृत्यु है, यूथानेशिया, ये अपने आप में पैसिव इन नेचर है, क्योंकि देखा जाए तो ये बहुत ही संवेदनशील मामला है। आप इमेजिन करिए एक पिता, एक मां और उनके छोटे भाई, ये तीनों ही एक सुर में गुहार लगा रहे हैं कि अब हमारी भी क्षमता खत्म हो चुकी है और हम नहीं देख सकते कि कितना ज्यादा और पीड़ा में हमारा भाई, हमारा बेटा रहे। आइए पूरा मसला समझते हैं जो कि हरीश राणा केस से संबंधित है, जो अभी के समय की बात की जाए तो 31 साल के हैं, लेकिन 13 साल से बेड रिटर्न है। आप इमेजिन कर सकते हैं, काफी संवेदनशील मामला है। तो आइए पूरी डिटेलिंग के साथ इसे समझते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को जो आदेश देना था उन्होंने उस आदेश को रिजर्व करके रखा है। और रिजर्व भी इसलिए करके रखा है क्योंकि अपने आप में सुप्रीम कोर्ट की निगाहों में भी ये बहुत एक इंपॉर्टेंट और एक तरीके से बहुत ही सेंसिटिव मामला है, जिसे सुप्रीम कोर्ट इस तरीके से जारी नहीं रखना पड़ता। और इसी तरीके की आपको हेडिंग भी देखने मिलेंगी, हु इज हरीश राणा, बेड रिटर्न सिंस 2013 एज सुप्रीम कोर्ट रिजर्व वर्डिक्ट ऑन एंड ऑफ लाइफ प्ली, जो कि डिमांड ही की गई है उनके परिवारजन के द्वारा। 31-year-old Harish Rana suffered a devastating fall from fourth floor balcony, resulting in severe head injuries and 100% quadriplegic disability। मतलब अब वो इस स्टेज में है कि जीवित है, बस यही दिख रहा है, और सिर्फ मशीन के माध्यम से जीवित है, बस यही दिख रहा है, अन्यथा वो अब किसी भी तरीके से रिकवरी नहीं कर सकते। ये खुद मेडिकल जितने भी वहां पर एक्सपर्ट्स हैं उनके द्वारा भी कहा गया है, और इसी से संबंधित ये पूरी जानकारी हमें मिलती है। देखिए, इससे संबंधित द हिंदू में भी आर्टिकल पब्लिश हुआ था। लिविंग इन पेन नाम का इन्होंने बड़ा सा एक कॉलम दिया था। यहां पर एक छोटा सा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी आया है, जो कंटेंट आया था मैं आपको पहले तो वो पढ़ा देता हूं कि अकॉर्डिंग टू देम, इफ द मेडिकल ट्रीटमेंट इज मेकिंग एनी डिफरेंस, देन देयर इज नो पॉइंट in continuing with such medical treatment, making Harish suffer for no good reason। मतलब अगर मेडिकल ट्रीटमेंट के हिसाब से अगर हरीश की जो एक सफरिंग चल रही है उसमें किसी तरीके का सुधार नहीं हो रहा है, तो इस तरीके का मेडिकल ट्रीटमेंट भी देने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर ये जो प्ली पिटिशन है जो हरीश राणा के परिवारजनों ने लगाई है, इसे एंटरटेन किया जा रहा है बाय द बेंच ऑफ जस्टिसेस जी.बी. पर्दीवाला और के.बी. विश्वनाथन जी ने, और इन्होंने 12 पेज के इस ऑर्डर को रिजर्व करके रखा है। तो पूरी चर्चा करते हैं, समझते हैं कि आखिरकार ये यूथानेशिया है क्या। लेकिन इसके पहले अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो यहां पर इसका क्यूआर कोड दिया है, आप इसे स्कैन करेंगे तो हमारे टेलीग्राम चैनल में आप डायरेक्टली चले जाएंगे, जिसमें आपको हर तरीके के एग्जाम रिलेटेड अपडेट्स में मिल जाएंगे। और स्पेशली जो हमारा मॉर्निंग में 8 बजे डेली करंट अफेयर्स से संबंधित द हिंदू का इन डेप्थ एनालिसिस मिलता है, वो भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट अटेंड कर पाएंगे। यहां देखिएगा केस आखिर है क्या। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फाइनल ऑर्डर जो पास करने वाले थे पैसिव यूथानेशिया के ऊपर, फिलहाल उन्होंने उसे रिजर्व करके रख लिया है। इस प्ली के संबंध के अनुसार अगर देखा जाए तो यहां पर हरीश राणा जो 31 साल के हैं, उन्हें जो लंबे समय से 13 साल तक, सुनिएगा ध्यान से, 13 साल तक जो आर्टिफिशियल लाइफ सपोर्ट सिस्टम के साथ जीवित रखा जा रहा था, उसे हटाने के लिए ये प्ली पिटीशन उनके परिवारजन ने सुप्रीम कोर्ट में रखी थी। अब देखिएगा, इनको सीवियर हेड इंजरी हुई थी और 100% क्वाड्रिप्लेजिक डिसेबिलिटी है, और इसके अलावा ये परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट पर है। पीवीएस जो टर्मिनोलॉजी है, मतलब यहां पर किसी भी तरीके का मेडिकल ट्रीटमेंट अब इनको रिकवर नहीं कर सकता, और परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट एक प्रकार से प्रोलॉन्ग्ड सफरिंग ही मानी जाती है कि आप मशीनों के माध्यम से जबरदस्ती जीवित रखे हैं पेशेंट को। अब यहां पर देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस ऑर्डर को ही रिजर्व कर दिया है, और यहां पर सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है, डॉक्टर्स का क्या कहना है, और भारत में कौन सा यूथानेशिया लीगली अडॉप्ट किया गया है उसके ऊपर भी चर्चा करते हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो यूथानेशिया मतलब होता है इच्छा मृत्यु,
लेकिन पूरी दुनिया में जब इच्छा मृत्यु की बात आती है तो द नीदरलैंड्स ही वो देश था जिसने यूथानेशिया को लीगली और लॉफुली अपने देश में अडॉप्ट किया था। कई सारे देशों में यूथानेशिया एक्टिव तरीके से भी अपनाया जाता है, लेकिन भारत ने पैसिव यूथानेशिया को अपनाया है। अब अगर बात की जाए तो यूथानेशिया दो ही प्रकार के होते हैं, एक होता है एक्टिव, एक होता है पैसिव। एक्टिव की बात की जाए तो जहां पर डायरेक्ट इंजेक्शन के थ्रू किसी भी पेशेंट की लाइफ को एंड कर दिया जाता है तो वो एक्टिव की कैटेगरी में आता है, जो कि भारत में इल्लीगल है, गैर कानूनी है। लेकिन कई सारे देशों में एक्टिव यूथानेशिया को भी अडॉप्ट करके रखा है। वहीं अगर भारत की बात की जाए तो भारत में पैसिव टाइप ऑफ यूथानेशिया, इच्छा मृत्यु को अडॉप्ट करके रखा है, जहां पर अगर कोई पेशेंट बहुत लंबे समय से लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर है या फिर परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट पर है, तो जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम होता है उसे विद द हेल्प ऑफ मेडिकल टीम एक्सपर्ट्स के माध्यम से हटा दिया जाता है, जैसा कि अभी चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। यह भारत में लीगल है और परिवारजनों ने पैसिव यूथानेशिया की ही डिमांड करी है। और यहीं पर बताया गया है विथ होल्डिंग और विथड्रॉइंग लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट। इसमें वेंटिलेटर हो सकता है, फीडिंग ट्यूब हो सकता है, या ऐसी कोई भी मशीन हो सकती है जो जबरदस्ती किसी पेशेंट को जिंदा रखी हुई है। मतलब सिर्फ शारीरिक रूप से जिंदा रखी है, मतलब वहां पर अपन ऐसा भी बोले तो सिर्फ जीवित है और कुछ भी नहीं है, तो अपने आप में यह भी एक प्रकार की जिंदगी किसी को बर्दाश्त नहीं होती है। जो अपन बात करते हैं कि अगर हमें जीवन जीने का अधिकार है तो हम जीवन जो जीते हैं वो विथ डिग्निटी जीते हैं, वैसे ही अगर हमें मृत्यु भी लेनी है तो हम विथ डिग्निटी ही अपनी लाइफ को एंड करना चाहेंगे। हम नहीं चाहेंगे कि हमें भी प्रोलॉन्ग्ड सफरिंग मिले अपने पूरे जीवन काल में, और ये केस उससे संबंधित है। इट अलाउज नेचुरल डेथ रादर देन एक्टिवली कॉजिंग डेथ। ये एक्टिवली कॉजिंग डेथ का क्राइटेरिया ही एक्टिव यूथानेशिया माना जाता है। अब अगर भारत की बात की जाए तो ये लीगल है, लेकिन स्ट्रिक्ट सेफगार्ड्स के अंतर्गत। वहीं एक्टिव यूथानेशिया जिसमें लीथल सब्सटेंस को एडमिनिस्टर करते हुए मारा जाता है, ये इलीगल है। अब जो डिमांड की जा रही है उसके हिसाब से देखा जाए तो यहां पर परिवारजन ने कोर्ट को क्यों अप्रोच किया, तो यहां पर परिवारजन और उनके भाई का जो कहना है कि मेडिकल ट्रीटमेंट के होने के बावजूद भी उनकी कंडीशन में रत्ती भर भी सुधार नहीं हुआ। 13 साल से जो उनकी सफरिंग है वो बनी हुई है, और कारण यही है कि बोला भी यही जा रहा है कि प्रोलॉन्ग्ड लाइफ और प्रोलॉन्ग्ड सफरिंग ये बहुत बड़े फैक्टर्स हो जाते हैं। कंटिन्यूइंग ट्रीटमेंट इज कॉजिंग मीनिंगलेस सफरिंग। किसी भी प्रकार का कोई मीनिंगलेस, यहां पर उनको सब के सब नतीजे जो मिल रहे हैं वो मीनिंगलेस है। फ्रूटफुल कोई चीजें यहां पर रिकवर नहीं हो पा रही, ना मिल पा रही है। पेशेंट हैज नो वॉइस, इवन कॉग्निटिव रिकवरी प्रोस्पेक्ट्स। और ये जो सारी चीजें बताई है ये उनके परिवार और भाई ने बताई है। इवन डॉक्टर्स जो विभिन्न विभिन्न प्रकार के, देखिए जब हमारे घर में भी कोई बीमार पड़ता है तो हम बहुत सारे डॉक्टर्स के साथ कंसल्टेंट करते हैं, और यहां पर तो अगर देखा जाए तो हरीश राणा के परिवार ने भी अनेकों डॉक्टर्स से कंसल्ट करके प्रयास किया होगा, अनेकों हॉस्पिटल्स विजिट किए होंगे, लेकिन सब ने एक ही नजर में एक ही चीज बोली कि अब रिकवरी संभव नहीं है। मतलब अब अगर आपको जीवित रखना है तो वाया द मशीन, वेंटिलेटर, सपोर्ट सिस्टम के माध्यम से ही जिंदा रख सकते हैं। अदरवाइज जिस तरीके का मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है आगे भी दिया जाएगा, रिकवरी के कोई चांसेस नहीं है। कारण यही है कि यहां पर डॉक्टर के बोर्ड का भी यह कहना है कि कंटिन्यूएशन जो चल रहा है ट्रीटमेंट का उसे डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए, अलाउइंग नेचर टू टेक इट्स कोर्स। नेचर टू टेक इट्स कोर्स का मतलब यह है कि यहां पर प्रकृति खुद चाहती है कि हरीश राणा अब जीवित ना रहे, क्योंकि उनको जीवित रखा जा रहा है जबरदस्ती वाया द लाइफ सपोर्ट सिस्टम। और देखिए इस तरीके के निर्णय एक बहुत साहसी परिवार ही ले सकता है अपने बच्चे के लिए, खासकर उस बच्चे के लिए जो लंबे समय से सिर्फ जीवित है। मतलब भौतिक जगत की बात की जाए तो वो सिर्फ जिंदा है वाया द मशीन। अब यहां पर अगर बात की जाए तो देखिए यहां पर जो मेडिकल ओपिनियन है जो कोर्ट ने रिकॉर्ड करके रखे उनके हिसाब से देखा जाए तो मेडिकल बोर्ड्स का भी सीधे तौर पर यह कहना है कि किसी प्रकार की कोई रिकवरी के चांसेस नहीं है, और पेशेंट हमेशा ही परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में ही रहने वाला है जिंदगी भर, अगर उन्हें जिंदा रखा जाता भी है। पीवीएस फॉर लाइफ इसलिए यहां पर लिखा है। आर्टिफिशियल सपोर्ट सिर्फ उनकी प्रोलॉन्ग बायोलॉजिकल एग्जिस्टेंस को बना सकता है, सिर्फ बायोलॉजिकल एग्जिस्टेंस को बना सकता है। उन्हें वास्तविक में जो जिंदगी जीने के लिए आवश्यकता होती है उस तरीके से वो कभी जिंदगी नहीं जी पाएंगे। अब यहां पर जो सबसे बड़ा प्रश्न आता है वो यही आता है, जब कभी भी अपन यूथानेशिया संबंधी बातें करते हैं, देखिए ये तो वो केस है जो हमारे सामने आ गया है, ये वो केस है जिनके परिवारजन ने सुप्रीम कोर्ट मेडिकल एक्सपर्ट्स में अप्रोच करी है। ऐसे भारत में बहुत सारे परिवार ऐसे भी होंगे जिनके परिवार सदस्य में कोई ना कोई बहुत लंबे समय तक बेड रिटर्न होगा, कोई रिकवरी नहीं हो रही होगी, ट्रीटमेंट भी काम नहीं कर रहा होगा, लेकिन हाँ अति प्रिय होते हैं तो उनको जिंदा रखा जाता है।
लेकिन वही बात है, यहां पर बात आती है जिंदगी अगर आपको अंत करनी है तो वो भी विद डिग्निटी होनी चाहिए, प्रोलॉन्ग्ड सफरिंग नहीं होना चाहिए। और ऐसे अगर देखा जाए तो भारत में यूथानेशिया की सबसे पहली बार जिक्र और चर्चा हुई थी अरुणा शॉनबर्ग केस 2011 में। भारत में पहली बार पैसिव यूथानेशिया को अलाउ किया गया था। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार 2011 में पैसिव यूथानेशिया को अलाउ किया गया था, लेकिन इसके लिए भी कोर्ट के अप्रूवल की आवश्यकता पड़ी थी और यह अपने आप में हिस्टोरिक था, 2011 का अरुणा शॉनबर्ग केस। इसके बाद बात आती है 2018 के कॉमन कॉज केस की। यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया कि अगर किसी को जीवन जीने का, डिग्निटी के साथ जीवन जीने का अधिकार है, तो डिग्निटी के साथ उसे मरने का भी मौलिक अधिकार है। और इसी के साथ अलाइन होता है यही पैसिव यूथानेशिया वाला सिद्धांत। और अगर बात आती है राइट टू डाई विथ डिग्निटी, तो क्लियरली आर्टिकल 21 के साथ ये अलाइन हो जाती है, क्योंकि हर एक व्यक्ति के निजी जीवन की बात आ रही है। लीगलाइज किया गया फिर पैसिव यूथानेशिया को, लिविंग विल, एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव्स को भी भारत में फिर लीगलाइज किया गया। और अब आप बात करते हैं 2023 में गाइडलाइन को थोड़ा और सिंप्लीफाई किया गया। मतलब जो एक प्रोसीजरल कॉम्प्लेक्सिटी होती थी पैसिव यूथानेशिया के रिगार्डिंग भी, उसे काफी ज्यादा ईज किया गया। इसके बाद हॉस्पिटल के मेडिकल बोर्ड्स को भी एम्पावर किया गया ताकि किसी प्रकार का कोई मिसमैनेजमेंट ना हो, गलत निर्णय भी नहीं लिया जाए। और यहां पर फास्टर डिसीजन मेकिंग भी की गई उन फैमिलीज की जो बहुत लंबे समय से अपने पेशेंट को बेड रिटर्न देख रही है, रिकवरी के किसी प्रकार के उनको चांसेस नहीं मिल रहे। अब अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल और एथिकल डायमेंशन देखेंगे इस पूरे केस से संबंधित, तो सबसे पहला तो मसला यहां पर आ जाता है राइट टू लिव लाइफ विद डिग्निटी, पर्सनल लाइफ लिबर्टी, डेट मींस आर्टिकल 21 का। इसके अलावा एक और डायमेंशन है ह्यूमन डिग्निटी का, कि अगर जब आप लाइफ की बात करते हैं, जीवन की बात करते हैं, तो सिर्फ ये एक बायोलॉजिकल एग्जिस्टेंस तक निर्भर नहीं करता, क्योंकि मशीन के द्वारा भी किसी व्यक्ति को और मशीन के द्वारा भी किसी व्यक्ति का बायोलॉजिकल एग्जिस्टेंस बनाया जा सकता है। लेकिन बात आती है यहां पर सबसे बड़े फैक्टर की, डिग्निटी की, स्वाभिमान की भी। तो ये सारी चीजें भी इस डायमेंशन में आती है। फिर बात करते हैं मेडिकल एथिक्स की, कि यहां पर बेनिफिसेंस और नॉन मेलिफिसेंस ये दोनों ही टर्मिनोलॉजी आ जाती है। फैमिली कंसेंट आ जाता है और स्टेट का रोल भी आ जाता है। अब आप बात करेंगे स्टेट रोल की, तो स्टेट रोल ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसका मिसयूज ना हो और हर तरीके से सेफगार्ड्स को भी यहां पर एंश्योर किया जाए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स है। अब इस केस के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट अगर इस केस को सीरियसली नोट पर एक ऐसा आदेश जारी करता है, तो अपने आप में ये हिस्टोरिक माइलस्टोन होगा। इसलिए ये सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस को भी टेस्ट करता है जो यूथानेशिया के रिगार्डिंग है, और सबसे बड़ा जो एक एथिकल डिलेमा है उसे भी एड्रेस करता है कि प्रोलॉन्गिंग लाइफ और प्रोलॉन्गिंग सफरिंग, इसमें भी जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए यहां पर जो एक प्रेसिडेंट सेट हो रहा है वो फास्टर अप्रूवल का हो रहा है और क्लियर हॉस्पिटल प्रोटोकॉल्स का हो रहा है। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका हरीश राणा केस से क्या